डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे आज में कैंटिलीवर। कल भी आपका लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था, पढ़ा भी था, लेकिन उसमें प्राइवेट लगाना पड़ा क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच का कुछ लेक्चर जो उसका कट गया था। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसी के साथ में वो वाला भी लेक्चर आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जो है दोनों को बारी बारी से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे पहले कैंटिलीवर पढ़ लो, चाहे पहले लिंटल पढ़ लो। ठीक है, एक ही लेक्चर में आपका लिंटल हमने कवर किया है, एक ही लेक्चर में आपका हम कैंटिलीवर भी कवर करेंगे। ठीक है, इन दोनों पे हम कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आपका उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आ रहा है तो बीच में हम इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ते रहिए भाई, जहाँ से नॉलेज मिले मिलता रहे, लेते रहना चाहिए। चलिए देखते हैं कैंटिलीवर बीम क्या है। तो कैंटिलीवर बीम आप लोग सोम में पढ़े होंगे क्या, कि जिसका एक सिरा फ्री हो तथा एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा सिरा क्या हो, फ्री हो, उसी को हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इतना हम जानते हैं। अब हम जानते हैं क्या, कि जो भी कैंटिलीवर बीम होता है, जो भी कैंटिलीवर बीम होता है, ठीक है, इसका एक सिरा हमने फिक्स किया, दूसरा सिरा हमने फ्री किया और इस पर हमने डाल दिया क्या, यूडियल लोड। जब इसका हम शियर फोर्स डायग्राम देखते हैं तो शियर फोर्स डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। शियर फोर्स डायग्राम, जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। जब हम फ्री इंड की बात करते हैं, जब हम फ्री इंड की बात करते हैं तो फ्री इंड पर शियर फोर्स का मान भी 0 होगा, शियर फोर्स का मान भी 0 होगा और बेंडिंग मोमेंट का मान भी क्या होगा, 0 होगा। जबकि फिक्स एंड पर अगर हम बात करेंगे तो शियर फोर्स का मान भी मैक्सिमम होगा और बेंडिंग मोमेंट का मान भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्लियर बात से हम क्या जान रहे हैं क्या, कि जब फ्री एंड पर शियर फोर्स का मान 0 हो रहा है तो क्या यहाँ पर कोई रेनफोर्समेंट डालने की जरूरत है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रेनफोर्समेंट डालने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर बात से। ठीक है, अब दूसरा क्या देखना है कि जब हमारे पास मान लीजिए कोई बीम है, कैंटिलीवर बीम है, इस पर हमने लोड अप्लाई किया तो ये बीम हमारा कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होता है। कैसे बेंड होता है? नीचे की ओर बेंड होता है, अर्थात हम कह रहे हैं कुछ इस प्रकार से बेंड होता है। इसकी बेंडिंग कैसी है? हॉगिंग की सैगिंग, हॉगिंग की सैगिंग। देखो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, जब इस पर हम लोड अप्लाई करते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार से बेंड होता है, जिसको हम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसी सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को हम पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी कहते हैं। क्लियर यहाँ से, जब सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं ये हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है ये? हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। जब सैगिंग को हमने पॉजिटिव बोला तो है, हॉगिंग को हम क्या बोलेंगे भाई, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। क्लियर यहाँ से, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। आपसे फ्री में क्वेश्चन कर सकता है कि कैंटिलीवर बीम पे जब लोड लगाया जाता है, बेंड होता है, तो उसमें किस प्रकार की बेंडिंग मोमेंट जनरेट होती है, हॉगिंग की सैगिंग, पॉजिटिव की नेगेटिव। क्लियर यहाँ से, तो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी कहते हैं। क्लियर यहाँ से, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को हम कहेंगे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। बताओ क्लियर यहाँ से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम देख रहे हैं क्या, कि जब ये नीचे की ओर बेंड हो रहा है, जब ये नीचे की ओर बेंड हो रहा है तो इसका टेंसाइल जोन कहाँ पर होगा, इसका टेंसाइल जोन कहाँ पर होगा, हम एक डायग्राम बना करके यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ से आपके प्री में क्वेश्चन उठते हैं, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ से आपके प्री में क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक बीम है, यहाँ पर शियर फोर्स का मान बहुत ही कम होता है, इसलिए यहाँ पर हमें गहराई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेनफोर्समेंट को भी रुकाना पड़ता है। ठीक है, चलो देखें थोड़ा सा कि किस प्रकार से नीचे को बेंड, पहले पूरा आयताकार बना के देख लो। ठीक है, ये हमारे पास एक बीम है, जब हमने इस पर लोड लगाया तो हमने क्या देखा कि ये कुछ इस प्रकार से बेंड हो गया, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बेंड हो गया। लोड लगने के बाद हमारा ये स्थिति आई, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। और हम जानते हैं क्या, कि इधर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक खिंचाव हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर हम कहेंगे ये जोन हमारा कौन सा होगा, टेंसाइल जोन। यहाँ पर दबाव हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कंप्रेसिव जोन, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंप्रेसिव जोन। क्लियर हुआ? जस्ट उल्टा है, जैसे सिंपल सपोर्टेड बीम था, इस प्रकार से कर्व बना था, नीचे टेंसाइल जोन हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये हमारा नीचे की ओर बेंड हो रहा है, मतलब ये हमारे पास एक धरन है, ये हमारे पास एक धरन है, जब हमने इस पर लोड लगाया ये नीचे की ओर बेंड हुआ, अर्थात खिंचाव हमारा किधर आया, ऊपर आया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। क्लियर हुआ? जब आप देखेंगे तो यहाँ की जो भी मांसपेशियाँ होंगी या जो भी मांस होगा वो हमारा क्या होगा, सिकुड़न लगेगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, खिंचाव में रहेगा। क्लियर यहाँ से। ठीक है, तो ऊपर हमारा होगा टेंसाइल जोन, नीचे होगा कंप्रेसिव जोन। अब हम जानते क्या है, हम जानते क्या है कि जो भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वह टेंसाइल जोन में प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो हम कहेंगे क्या, कि कंक्रीट टेंशन में
कोई भी स्ट्रेस रजिस्ट नहीं करती है। इसी स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पर हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ? तो जो भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। क्यों न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर? क्योंकि टेंसाइल जोन आपका कहाँ पर है? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है। लेकिन कहाँ पर? केवल और केवल कैंटिलीवर बीम के केस में। बताओ भाई, क्लियर हुआ से नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है, तो जो भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो हम कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे? तो हम कहेंगे कहाँ पर? ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। कहाँ पर? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं क्या? चूंकि हम जानते हैं क्या? जानते हैं भाई कि जो भी फ्री इंड पर होता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों का मान न्यूनतम होता है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी गहराई देने की जरूरत नहीं रहती है। हम इसको कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब बता भाई, हम कह रहे हैं क्या कि ये भी हमारा यहाँ तक है, रेनफोर्समेंट हम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, इसमें में अभी आपका ठीक है फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो क्या फेल होने के चांसेस रहेगा? कॉर्नर वो क्या होगा? टूट जाएगा। क्यों भाई? हमने कहा देखो, हमने रेनफोर्समेंट केवल यहाँ तक डाला, केवल यहाँ तक। अब बता भाई, यहाँ तक तो ये मजबूत हुआ, लेकिन ये इतना पार्ट टेंशन में मजबूत नहीं हुआ, ये क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि एकदम कॉर्नर तक इसके ले जाएंगे और ये रेनफोर्समेंट हम यहाँ पर ले जा करके इस प्रकार से हमने मोड़ दिया। अब बात ये आती है कि अब हम क्या करेंगे भाई, इसको हमें उचित कवर भी तो प्रदान करना है। रेनफोर्समेंट को हम उचित कवर प्रदान करेंगे। अगर उचित कवर प्रदान नहीं करेंगे तो ये क्या होगा? एटमॉस्फेयर में खुला हो जाएगा और जैसे वातावरण खुला होगा तुरंत वातावरण से क्या करेगा? नमी ग्रहण करेगा और तुरंत ये संचारित होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये स्टील रेनफोर्समेंट संचारित होगा तो बीम आपकी क्या होगी? ठीक है, टूट जाएगी भाई, ब्रेक कर जाएगी, हम कहेंगे फेल कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा नीचे की ओर उठाते हैं और यहाँ से हम यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। ठीक है, अब डायग्राम आप अच्छे से बनाइएगा पट्टी वट्टी से, हम वैसे आपको बनाने का समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इतना हुआ। अब बात ये आती है कि यहाँ की जो डेप्थ है कुछ डेप्थ होगा और उसको हम बोल देते हैं क्या? डी डैश। यहाँ पर जो डेप्थ है उसको हम बोल देते हैं क्या? डी। बताओ क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि नहीं आया? हम इसको मिटाएंगे अभी आगे और पढ़ाएंगे इसको। बताओ इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसको हमने क्या किया? आगे बढ़ाया यहाँ पर और यहाँ से लेकर ठीक है यहाँ तक हमने क्या किया? इसकी चौड़ाई को भी दर्शा दिया। बता भाई क्लियर हुआ? यहाँ से इसकी चौड़ाई को भी हमने दर्शा दिया। चौड़ाई हम क्या देख रहे हैं कि बीम की जो भी चौड़ाई है यह पूरे पार्ट में एक समान रखा गया है। पूरे पार्ट में एक समान रखा गया है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बना रहे हैं क्या? दीवार। अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? दीवार बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब भाई ये कॉलम भी हो सकता है, वाल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से इनको हमने हटाया और ये जो बार होता है, ये जो बार होता है, ये बार इस सपोर्ट के अंदर एलडी लंबाई तक ला करके ख़त्म किया जाता है। ठीक है, मतलब हम कहेंगे क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी लंबाई होगा वह विकास लंबाई, हम कहेंगे डेवलपमेंट लेंथ के बराबर लिया जाएगा। किसके? डेवलपमेंट लेंथ के बराबर लिया जाएगा। अगर मान लीजिए इसके बाद इसके अलावा भी एलडी का मान आ रहा है, जैसे मान लीजिए 200 mm आ गया, तो 200 mm यहाँ से उठा करके हमें नीचे तक लाना है। ठीक है, अब ये जहाँ पर ला के खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर खत्म करेंगे। इसके बाहर आगे जा रहा है तो इसके आगे भी ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी खत्म करेंगे। लेकिन हम कहेंगे क्या कि बार को अंदर डेवलपमेंट लेंथ तक ले जा करके ही हम समाप्त करेंगे, उसके पहले हम नहीं खत्म करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये मेन बार हमने लाया और मेन बार ला करके हम यहाँ तक इसको क्या किए? खत्म कर दिए। ठीक है, अब ये पीछे से कितना रखा जाता है? पीछे से कितना रखा जाता है? ठीक है, तो पीछे से जो होता है ये यहाँ से, ठीक है, ये आपका जो होता है 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप इसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो जो कैंटिलीवर बनाई जाती है ये डायरेक्ट कैंटिलीवर नहीं बनाई जाती है, ये पहले मतलब ये पीछे से कुछ धरण आती रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? कैंटिलीवर बना देते हैं। तो हम क्या यहाँ पर मेजर करते हैं? भैया देखो, यही बीम आपकी यहाँ से आ रही है और यहाँ पर बन रहा है क्या? आपका कैंटिलीवर। हम कहेंगे जो भी बार यहाँ पर हम डालते हैं वो बार आपका यहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट पड़ेगा और फिर उसी के बाद आपका क्या होगा?
ऊपर रेनफोर्समेंट पड़ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं पूरा। जब हम प्रैक्टिकली जब जाके हम देखेंगे तो हमें ये मेन रेनफोर्समेंट जो होगा इसी के पीछे बीम के साथ क्या होगा, जुड़ता हुआ चला जाता है। लेकिन अगर आपको केवल कैंटिलीवर बीम बनाना है तो हम ये प्रोसेस वहाँ पर अपनाएंगे। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं इतना? ठीक है, जो भी मेन रेनफोर्समेंट है वह यर्डी लंबाई तक अंदर ले जा करके ही खत्म करते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो, अब इसके नीचे में एंकर बार भी डालने की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी भाई? क्योंकि बीम है, शियरिंग के प्रति हमें इसको सुरक्षित रखना रहता है और इसके लिए हमें शियर रेनफोर्समेंट भी डालने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट भी डालने की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों को ला करके हम एक में जोड़ देते हैं। इसको हम बोल देते हैं क्या, एंकर बार। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एंकर बार। ठीक है, और यहाँ पर हमें स्टीयर्स अर्थात कहेंगे कि यहाँ पर हमें छल्ले भी डालने पड़ते हैं। ये आपका है मेन बार। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हमने कहा कि जैसे जैसे हम सपोर्ट से बाहर की ओर चल रहे हैं, शियर फोर्स का मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम ऐसा बिंदु देखते हैं यहाँ पर कि जहाँ पर कि उतनी दूर तक शियरिंग का मान मैक्सिमम हो रहा है। जैसे हमने कहा भैया यहाँ से इस मंजिल तक आपको जाना है, लेकिन कुछ दूर तक आपको सड़क कच्ची मिलेगी, उसके बाद क्या होगा, पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा कुछ दूर तक सड़क कच्ची है, तो अगर हमें कंफर्म पता हो जाए कि कितनी दूर तक सड़क कच्ची है तो उतने हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना सेफ्टी पहले से हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब वही चीज़ हमें पता करना है कि कहाँ तक, ठीक है, शियर फोर्स का मान कहाँ तक, ठीक है, ज़्यादा है, जिसको हमें रजिस्ट करने की आवश्यकता है। बाकी आगे तो हम जैसे जैसे जा रहे हैं शियर फोर्स का मान क्या हो रहा है, कम होता हुआ चला जा रहा है। तो इसके लिए हम कर्टलमेंट ऑफ बार आपको सिखाए थे, कर्टलमेंट ऑफ बार हमने सिखाया था आपको। ठीक है, उस कर्टलमेंट ऑफ बार से हम इसकी लेंथ निकालते हैं और उस लेंथ को निकाल कर हम क्या करते हैं कि 50% छड़ इतनी दूर से हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जैसे हमने कहा, इसी को हम प्लान में देखते हैं, इसी को हम प्लान में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ इतना बार ला करके डाल, ठीक है, इतना बार ला करके हमने क्या किया, डाल दिया 4 बार। तो ये कोना रहेगा, ये कोना रहेगा। 50% छड़ इसका बेंड करना है, मतलब खत्म करना है, बेंड नहीं करना है। तो ये 50% छड़, ठीक है, कहाँ पर, तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक हम कर्टलमेंट निकालेंगे। ठीक है, कर्टलमेंट की लेंथ निकालेंगे, जो हमने आपको पीछे डिजाइन कराया, मतलब डेरिवेशन कराया है, वहाँ से इसकी लेंथ निकालेंगे और उतनी दूर से 50% छड़ को हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों छड़ आपकी लास्ट तक जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पे टॉर्जन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्लियर हुआ, तो इसलिए हम कॉर्नर से कोई भी रेनफोर्समेंट को हम हटाते नहीं हैं। क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, तो ये कर्टलमेंट आप बार जो है वहाँ से उठाएंगे, जो आपको पीछे डेरिवेशन कराए हैं। तो इतना समझ में आया है कि नहीं? इतना समझ में आ गया है? ठीक है, डी क्या है, डी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, कैपिटल डी। मान लेते हैं यहाँ पर हमने बार को खत्म किया। अब यहाँ पर हम स्टीरस डालेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम स्टीरस डालेंगे। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इतनी दूर में, जितनी दूर में हम देखो जहाँ से हमने बार को ख़त्म किया है, इतनी दूर में शियर फोर्स का मान ज़्यादा होगा, अर्थात मैक्सिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जब मैक्सिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो इनके बीच की स्पेसिंग क्या होती है, घट जाती है। इनके बीच की स्पेसिंग क्या होगी, घट जाएगी। उसके बाद जहाँ से हमने बार को ख़त्म किया, इसके बाद हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। कितना? मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और जब मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर स्पेसिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। बताओ, क्लियर हुआ? यहाँ पर स्पेसिंग क्या होगी, घटेगी, जबकि यहाँ पर स्पेसिंग क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों समझ में आ गया है? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इसका हम जो है डिजाइन स्टेप, अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। अब हम इसका डिजाइन करने की बात कर रहे हैं। ये चौड़ाई पूरे में क्या है, एक समान है। चौड़ाई आपकी क्या है, पूरे में एक समान है। ठीक है, चौड़ाई जो भी है पूरे में क्या है, ये एक समान है। ठीक है, अब इसका हम डिजाइन देखते हैं। तो डिजाइन हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें डी की जरूरत पड़ेगी और डी डैश की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ? फिर दूसरा देखो, ये आपका, ठीक है, एक प्रिज्मेडल से बना रहा है। ठीक है, प्रिज्मेडल से बना रहा है, तो हम कहेंगे कि जो भी इसका सेल्फ वेट होगा, जो भी इसका सेल्फ वेट होगा, वो सेल्फ वेट इसके सीजी पर कार्य करेगा। जो भी सेल्फ वेट होगा वो इसके सीजी पर कार्य करेगा। बताओ, क्लियर यहाँ से? इसके सीजी पर कार्य करेगा। देखो यहाँ पर, ये हमने यहाँ से मान लेते हैं कि x बार के डिस्टेंस पर इसका सीजी कार्य कर रहा है। ठीक है, और इसी सीजी पर
इसका सेल्फ वेट कार्य करेगा। ठीक है, सेल्फ वेट कहाँ पर कार्य करेगा, इसके CG पर कार्य करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कार्य करेगा। तो हम कह रहे हैं हमें x बार निकालने की जरूरत पड़ेगी, फिर इसका सेल्फ वेट निकालने की जरूरत पड़ेगा। सेल्फ वेट हम कैसे निकालते हैं, सेल्फ वेट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, आयतन गुणे घनत्व, ठीक है, जिस चीज़ का हम निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर RCC बीम का निकालना है, RCC बीम का हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्फ वेट आपको निकालना सिखा देते हैं। सेल्फ वेट, ठीक है, सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर सेल्फ वेट। जब हम सेल्फ वेट निकालने की बात करेंगे तो हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि ये D और D डैश, ठीक है, बड़ी भुजा और छोटी भुजा का योग। अब बटे हमने क्या किया 2, अब गुणे हमने कर दिया यहाँ पर L, गुणे हमने क्या किया यहाँ पर L। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो लिया है वो हमारा क्या है यहाँ पर कैपिटल L। क्लियर हुआ। वैसे यहाँ पर स्मॉल L लेंगे हम, अभी हम आगे स्मॉल L निकलवा रहे हैं तब यहाँ पर हम बताएंगे। चलो स्मॉल L लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन रहता है, कुछ बुक में कैपिटल L लेकर के सॉल्व किए हैं, कुछ बुक में स्मॉल L लेकर सॉल्व किए हैं, ठीक है। सही क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसका जो भी लोड होगा, इसका जो भी लोड होगा, ये लोड क्या होगा, सीधा कॉलम पर ट्रांसफर होगा। लेकिन ये इतना जो आपका फ्री है, ठीक है, मतलब कि जो कि हवा में लटका हुआ है, इसका भार जो कार्य करेगा कहाँ पर कार्य करेगा, नीचे कार्य करेगा। तो हम किसका भार केवल कर लेंगे, हम केवल इतने का भार लेते हैं, अर्थात क्लियर डिस्टेंस पे ही भार को निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपके पास कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो गिवन रहेगा उसी के आधार पर आप सॉल्व करते हुए चले जाइएगा, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर निकाला, उसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हाँ हम सही वाला लिख रहे हैं। एकेडमिक में स्मॉल L लेकर के सॉल्व करते हैं, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है भाई, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया, अब फिर हम गुणे कर रहे हैं क्या, इसकी चौड़ाई, और फिर हम गुणे कर देंगे क्या RCC। अगर L का मान पर मीटर निकाले हो तो ये भी हमारा प्रति मीटर में आएगा। अब अगर L का मान आप टोटल रख दिए हो यहाँ पर, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड में चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ, बता भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x बार, ये जो सेल्फ वेट है यह x बार की डिस्टेंस पर कार्य करेगा, कितने दूरी पर, x बार की डिस्टेंस पर कार्य करेगा। इसलिए x बार का मान निकालेंगे, और x बार का मान निकालेंगे 2 + 2d डैश अपान d + d डैश, और गुणे में आपका होगा L/3, ठीक है। यहाँ से हमें x बार का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। बता रहे क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको W का मान भी निकल गया, x बार का मान भी आ गया यहाँ से, ठीक है। अब हम कहेंगे कि हम अब डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे बीम में पढ़े थे वैसे यहाँ पर भी है, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चले जा रहे हैं, आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर आप समझ लेंगे तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप केवल समझ लीजिए बस यहाँ पर, ठीक है। सारा स्टेप हो जाएगा, सारा जो भी स्टेप हम बीम में यूज़ किए थे वही हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में वही हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो भी होगा एजम्पशंस फॉर B एंड D, अर्थात विड्थ और डेप्थ को हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब हम D के लिए एजम्पशंस की बात करेंगे, D के लिए चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, स्पैन अपान डेप्थ का जो भी रेशियो होता है इसके लिए वो हमारा कितना ले जाता है, 7 ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हाँ इसके आधार पर भी आप निकाल सकते हो, इसके आधार पर भी कर सकते हो, लेकिन इसका यूज आप कीजिएगा LSM में। क्लियर हुआ, केवल LSM में। अब अगर हम दूसरा लिख रहे हैं क्या, हाँ D = आपका आएगा स्पैन बाई 5 टू स्पैन बाई 6। क्लियर हुआ, ये कहीं कहीं पर 4 लिखा रहता है, ये कहीं कहीं पर 4 लिखा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पैन बाई 5 से स्पैन बाई 6, ठीक है। इसको आप चाहे आप WSM में यूज़ कीजिए और चाहे LSM में यूज़ कीजिए। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से अगर आप करोगे तो सेक्शन आपका इकोनॉमिकल होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन रीडिजाइन करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ से रीडिजाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे रेयर केस में WSM में होता है, LSM में कभी नहीं होता है, ठीक है। इतना हुआ। इसके बाद हम B की बात करेंगे। अब B का हमारा जो भी मान आएगा वो आएगा D/2 से, ठीक है, D/3 लिया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर 2D/3 लिखा रहता है, 2D/3 लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप लिख सकते हो D/2 से D/3, ठीक है। और कहीं कहीं पर लिखा रहता है क्या 2D/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इनके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ, B और D आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, B और D मिल गया। इसके बाद दूसरा
दूसरा ठीक है और एज्यूम करेंगे, ठीक है, एजम्पशन की हम बात कर रहे हैं, डी और बी मान लिया हमने, और फिर यहाँ पर हम एजम्पशन करेंगे क्या, डी डैश एज्यूम करेंगे, और इस डी डैश का जो भी मान होता है, ठीक है। अब देखो जो आप सेमेस्टर में पढ़े थे 100 से 200 mm मानते हैं, 100 से 200 mm मानते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, मेंस में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो हम कहेंगे डी डैश का मान कम नहीं होना चाहिए किससे, 200 mm से। तब क्लियर हुआ, डी डैश का मान कम नहीं होना चाहिए किससे, 200 mm से। क्लियर हुआ, चाहे आप गेट में सॉल्व करेंगे, चाहे आप यूपीएससी में सॉल्व करेंगे, चाहे आप एसएससी में सॉल्व करेंगे, क्लियर हुआ, ये मान करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। डी डैश का मान कम नहीं होना चाहिए 200 mm से, ठीक है। इतना हुआ, सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे 100 से 200 में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसको आपको लेकर के चलना है, उसको आप थोड़ी देर के लेकर कीजिए, भूल जाओ, ठीक है। इतना हुआ, इसके बाद अब देखो इसमें क्या क्या चेंज होगा, केवल ये डी का मान चेंज होगा, जबकि बी और डी डैश ये दोनों हमारे क्या हो गए, फिक्स हो गए। केवल डी रिक्वायर्ड हम मान निकालेंगे जो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पर कार्य करेगा। क्लियर हुआ, इतना आपका एजम्पशन हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट में बात कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव लेंथ। दूसरा स्टेप लिखिए, ठीक है, दूसरा स्टेप लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव लेंथ, कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव स्पैन। क्लियर हुआ से। अब देखिए ये हमारे पास आलम्ब है, यहीं से हमने बीम को बनाया है, ठीक है, यहीं से हमने बीम को बनाया है। ये वाली जो दूरी है मान लेते हैं ए है, और ये वाली जो दूरी है वो हम मान लेते हैं क्या है, कैपिटल एल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम दो निकाल रहे हैं, देखो एल इज इक्वल टू एल प्लस डी बाई टू, ठीक है, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा एल इज इक्वल टू ठीक है एल प्लस ए बाई टू। अब इन दोनों में ठीक है जिसका मान, इन दोनों में जिसका मान कम होगा वो आप ले लेंगे यहाँ से, बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये चीज़ जो अप्लाई करते हैं ये आप अप्लाई करते हैं जहाँ पर कंटिन्यूअस बीम का यूज किया गया हो, ठीक है, तो हम सामान्यतः इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर दोनों कि इन दोनों में जिसका मान कम रहेगा वही इफेक्टिव स्पैन लिया जाएगा। इफेक्टिव स्पैन के लिए हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, हम सामान्यतः इसी को लेकर के चलते हैं। क्लियर हुआ, इसी को हम लेकर के सामान्यतः चलते हैं, ये भी लेकर के आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना हुआ। उसके बाद हम कैलकुलेशन फॉर लोड, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर लोड का कैलकुलेशन करेंगे। ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप है। अब इसमें भी सबसे पहले आपका आएगा इम्पोज्ड लोड, ठीक है, आने वाला भाग इम्पोज्ड लोड, और ये हमने लिख दिया यहाँ पर W1, ठीक है। मान लेते हैं किलो न्यूटन प्रति मीटर में है, तो बता भाई इसमें जो भी हमारा M1 का मान आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर लोड एंड बेंडिंग मोमेंट हम दोनों लिख देते हैं। यहाँ पर जो M1 का मान आएगा WL² अपान में कितना हो जाएगा 2, जब ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा यूडियल में रहेगा, ठीक है, यूडियल में रहेगा WL²/2। क्लियर वहाँ से। दूसरा अच्छा जब ये पॉइंट लोड रहेगा तब क्या होगा WL/2 हो जाएगा। क्लियर वहाँ से। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, बी पॉइंट। जब बी पॉइंट में बात करेंगे WL/2 नहीं होगा भाई, WL हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट लोड आपका नहीं, पॉइंट लोड तो बीच में ही कार्य करेगा, देखिए पॉइंट लोड भी आपका बीच में ही कार्य करेगा, ये यहाँ से घूमेगा, ठीक है, W, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी L/2, ठीक है, WL/2, इसके लिए पॉइंट लोड के लिए, यूडियल के लिए W²/2। और यहाँ पर बी में हम बात कर रहे हैं सेल्फ वेट, और सेल्फ वेट के लिए हमने कहा W2, और इस W2 का मान आप लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, D प्लस D'/2 इंटू में L इंटू B, और इंटू में आपका क्या हो जाएगा ρRCC हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये जो W2 कार्य करेगा वो कार्य करेगा, देखो x बार के डिस्टेंस पर, तो x बार भी हम निकाल लेते हैं D प्लस 2D'/D प्लस D', ठीक है, हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए D प्लस 2D'/D प्लस D', और इंटू में आपका होगा L/3, ठीक है। अब यहाँ से हमें M1 का मान मिल गया है, हम M2 की भी बात कर लेते हैं। जब M2 की हम बात करेंगे तो M2 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा
ठीक है। m2 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, तो m2 इज इक्वल टू आपका आएगा W2 इंटू एक्स बार, बता क्लियर हुआ। अब टोटल m की बात हम करेंगे तो m1 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, बता क्लियर हुआ। जब आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करेंगे तब आप इसी m के आधार पर सॉल्व करेंगे, लेकिन ठीक है, जब आप लिमिट स्टेट मेथड का यूज करेंगे तो वहाँ पर फैक्टर्ड मोमेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी और उसको हम निकालेंगे 1.5 इंटू यम करके, ठीक है। ये कहाँ पर यूज किया जाएगा, LSM यूज किया जाएगा, क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद सारा स्टेप वही है, सारा प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। अब हम बहुत तीव्र गति से आगे चलेंगे। हम आपको पहले बता दिए थे ना कि जितना पिछला पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से कवर कीजिए तभी आप साथ चल पाएंगे, ठीक है। चलिए बेंडोमीटर निकाल लिया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे डेप्थ ऑफ बीम। जब हम डेप्थ ऑफ बीम निकालेंगे तो इसके लिए, ठीक है, MR इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर, D रिक्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आपका MR अपान Q इंटू B। ये किसके लिए है, ये आपका है WSM के लिए, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे D रिक्वायर इज इक्वल टू MU D अपान RU इंटू B। ये किसके लिए है, ये है आपका LSM के लिए, क्लियर हुआ, LSM के लिए। फिर यहाँ पर हम देखेंगे क्या, फिर हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि जो भी D रिक्वायर है ये कम होना चाहिए, ठीक है, किससे, D एज्यूम से, बताया क्लियर हुआ से। चाहे कैपिटल डी में आप कंपेयर कर लीजिए, चाहे स्मॉल डी में कंपेरिजन कर लीजिए। अगर यहाँ पर स्मॉल डी लिया हो तो वहाँ पर भी स्मॉल डी लेना पड़ेगा, मतलब कवर आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ पर कहेंगे कि ये धर्म हमारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। अगर डी रिक्वायर का मान अधिक हो गया डी एज्यूम से, तो ऐसे केस में कहेंगे कि डिजाइन आपका क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, वहाँ पर आपको रिडिजाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है। डी का मान हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम स्टील का मान निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। हम आगे देखेंगे क्या, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर स्टील रेनफोर्समेंट, कैलकुलेशन फॉर स्टील रेनफोर्समेंट अपना देख लीजिए, तुरंत लिखते चलिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी स्टेप होगा अपना बढ़ा लीजिएगा। कैलकुलेशन फॉर स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट। और इसके लिए हम बात करेंगे, हम कहेंगे ST इज इक्वल टू MR अपान, ठीक है, सिग्मा ST इंटू जेड। ये कहाँ पर लिया जाएगा, ये आपका लिया जाएगा WSM में, ठीक है। ST इज इक्वल टू MUD अपान 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिट, ठीक है। यहाँ से आपका ST का मान निकलेगा और ये किस में निकल जाएगा, आपका LSM में निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर चेकिंग। इसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर चेकिंग जो भी रहेगा वह सिंपली सपोर्टेड बीम या सिंगली रेनफोर्स बीम के आधार पर ही रहेगा। मतलब जिस प्रकार से हम सिंगली रेनफोर्स बीम में चेकिंग किए थे वही सारा चेकिंग यहाँ पर भी किया जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हुए चल रहे हैं, फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला जाकर पीछे देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेनफोर्समेंट के लिए, रेनफोर्समेंट, ठीक है। रेनफोर्समेंट में हम, ठीक है, मिनिमम निकालेंगे AST मिनिमम, इससे अधिक होना चाहिए AST रिक्वायर्ड। यहाँ पर हम बार बार संख्याओं का निकाल लेंगे, ठीक है, ऊपर ही नंबर आप बार निकाल लेंगे। अब ये हमारा होगा AST मैक्सिमम, तब हम कहेंगे हमारा क्या होगा, ये सेफ रहेगा। और सभी का फार्मूला हम पीछे आपका लिखाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं, यहाँ पर हम फिर आगे देखेंगे। अगर पीछे आप नहीं देखे हो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, इसके लिए क्या, जाकर के पहले सिंगली रेनफोर्स बीम का डिजाइन देखिए, तब जाकर के आपको सारी डिजाइन समझ में आएगी, क्लियर यहाँ से, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, सीयर में जान, हाँ, चेक इन सीयर में भी हम चेकिंग करेंगे। और उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे सीयर फोर्स निकालेंगे। और सीयर फोर्स इज इक्वल टू जो भी V का मान आएगा, बता भाई ये हमारी क्या थी, बीम थी, इस पर लोड पड़ा, केवल कौन संभाल रहा, अकेला यही व्यक्ति संभाल रहा है, अर्थात जो कॉलम था, जो वाल थी, वो वाल अकेला संभाल रहा है, अर्थात टोटल लोड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल लोड, ठीक है। टोटल लोड जो भी होगा वही हमारा क्या होगा, सीयर फोर्स, ठीक है। VU की बात करेंगे तो 1.5 इंटू टोटल लोड। ये कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ये यूज़ किया जाएगा LSM में। ये कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ये यूज़ किया जाएगा आपका WSM में, ठीक है, LSM और WSM। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, नॉमिनल शियर। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर नॉमिनल शियर स्ट्रेस,
ठीक है, टाउ बी इज इक्वल टू वी यू अपान बी इंटू डी। लिमिट स्टेट रहेगा तो, जब वर्किंग स्टेट रहेगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी लिख देंगे। बताओ क्लियर हुआ से? ठीक है, हम लिमिट वाला वही कर रहे हैं, आप वर्किंग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम करेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील। इसके बाद हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू 100 एस अपान बी इंटू डी। ठीक है, ये एस कौन सा ले जाएगा, जो सपोर्ट पर रहेगा। सपोर्ट पर कोई भी स्टील रेनफोर्समेंट खत्म नहीं करते हैं, अर्थात जो आपका रिक्वायर्ड एस आप निकाले थे वही एस उठा करके यहाँ पर आप रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, इस परसेंटेज ऑफ स्टील के आधार पर हम शियर स्ट्रेस का मान ज्ञात करेंगे। शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट का मान निकालेंगे टाउ सी का। ठीक है, और फिर टाउ सी के बाद फिर हम किसका मान निकालेंगे, टाउ सी मैक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, टेबल से चाहे निकाल लीजिएगा और चाहे ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये लगभग वैल्यू रहती है। क्लियर हुआ? आप टेबल से डायरेक्ट आप याद करके लिख सकते हो। क्लियर हुआ? ये हमने इतना निकाला। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम कंपेरिजन करेंगे कि क्या यहाँ पर शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर प्रोवाइड किया जाएगा हम उसके लिए डिजाइन करेंगे, और प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो भी हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हमने आपको पीछे लिखाया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर टाउ सी बाई 2 इज ग्रेटर देन टाउ बी, नो शियर। ठीक है, नो शियर रेनफोर्समेंट, टाउ सी बाई 2, टाउ सी बाई 2 लेस देन, ठीक है, टाउ बी बट इट्स लेस देन टाउ सी। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ? अब इसको हम पूरा विस्तार नहीं करेंगे, पीछे हम किए हैं। तीसरा, टाउ सी का मान अधिक हो रहा है। ठीक है, टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ बी बट लेस देन, ठीक है, टाउ सी मैक्स। ठीक है, ये हमें इनको देखना है। ठीक है, और इनको हमें अलग से देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब हमें ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, हम कहेंगे कि शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन किया जाएगा। क्लियर हुआ से? डिजाइन किया जाएगा जब टाउ बी का मान अधिक हो गया टाउ सी मैक्स से। ठीक है, सेक्शन का रीडिजाइन करना पड़ेगा। सेक्शन का हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब शियर रेनफोर्समेंट जो हम डिजाइन करेंगे वो कितने फोर्स के लिए करेंगे, क्योंकि देखो कुछ जो भी फोर्स आएगा कुछ कंक्रीट भी क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, और जो बचेगा उसके लिए हम शियर रेनफोर्समेंट यहाँ पर डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें नेट शियर निकालना पड़ता है, और वो आपका आता है वी यू माइनस, ठीक है, वी सी। बता क्लियर यहाँ से? ठीक है, ये भी पीछे आपको कराएं, वी सी इक्वल टू क्या था, टाउ सी इंटू टाउ बी इंटू डी। ठीक है, कंक्रीट द्वारा कितना शियर फोर्स को रजिस्ट किया जा रहा है। ठीक है, टाउ सी इंटू बी इंटू डी। वी यू आपका क्या है, जो टोटल शियर फोर्स आ रहा है, यहाँ से आपका नेट शियर फोर्स आएगा, जिसके लिए हम शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन करेंगे। अब ये आप स्टीरप्स के रूप में भी दे सकते हो, स्टीरप्स के रूप में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर किसके रूप में हम प्रोवाइड करेंगे, स्टीरप्स के रूप में प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल स्टीरप्स के रूप में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए स्पेसिंग आप लोग निकालिएगा, और स्पेसिंग हमारा क्या आएगा, ठीक है, एस बी इंटू, ठीक है, अब हम लिमिट में कर रहे हैं। ठीक है, 0.87 एफ वाई इंटू एस बी इंटू डी अपान वी यू एस। बता क्लियर हुआ? जब आप वर्किंग स्ट्रेस में करेंगे तो ये 0.87 एफ वाई के स्थान पर सिग्मा एस बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये एस बी क्या है, इस स्टीरप्स का क्या है, एरिया है। कई बार आपको बताया जा चुका है पीछे। ठीक है, इतना हुआ कि नहीं हुआ? मिनिमम स्पेसिंग यहाँ पर निकालेंगे, हम कहेंगे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग निकालेंगे, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, जो पहली बार देख रहे होंगे उनसे भी यही कहेंगे जा करके पहले पीछे वाला लेक्चर देख लेंगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, बहुत जटिल है, हमने धीरे धीरे लेक्चर को पढ़ाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए एस बी मिनिमम अपान बी इंटू एस बी इज इक्वल टू 0.4 अपान 0.87 एफ वाई। ठीक है, यहाँ से हमें एस बी का मान निकालना है और एस बी का मान भी निकाल लेना। अब जो भी स्पेसिंग रखा जाएगा एस बी, ठीक है, एस बी मिनिमम, ठीक है, उसके बाद 300 mm या 0.75 डी, इनमें से जिसका मान कम होगा, ठीक है, हुई चीज लेस, जो इन चारों में से कम रहेगा वही वर्टिकल स्टीरप्स की क्या होगी, स्पेसिंग हो जाएगी। क्लियर यहाँ से? इतना करने के बाद अब हमें डेवलपमेंट लेंथ में भी जांच करने की आवश्यकता है, डेवलपमेंट लेंथ में भी जांच करने की आवश्यकता है। ठीक है, चेकिंग फॉर डेवलपमेंट लेंथ, चेकिंग फॉर
डेवलपमेंट लेंथ, लास्ट है ये डेवलपमेंट लेंथ, और यहाँ से हम निकालेंगे एल डी इज लेस देन आर इक्वल 1.3 m1 अपान वी यू, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा एल नॉट। ठीक है, ये भी हमने आपको पीछे बता दिया है पूरा। ठीक है, एल डी क्या है आपका फाई के टर्म्स में लिखा जाएगा, m1 आपका है मोमेंट जो कि वर्किंग स्टेट में अलग होता है, लिमिट स्टेट में अलग होता है। ठीक है, हमने सब पीछे लिखा दिया है, यहाँ पर हम लिखाएंगे क्योंकि हम एक तरफ से पूरा लेक्चर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ से पूरा पढ़िए, जो बीच बीच में देखते हैं उनके लिए नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, एल नॉट, एल नॉट आपका क्या हो 12 पाई और डी। क्लियर हुआ, इतना हो गया। अब इसके बाद अगर इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे इसके बाद आपको, ठीक है, स्केच भी खींच के दिखाना पड़ता है, डायग्राम आप कह सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको खींच के दिखाना पड़ता है कि हम जो भी रेनफोर्समेंट की स्थिति है वो हम किस प्रकार से दर्शाए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने वाल बना दिया है। ठीक है, वाल बना दिया है इस प्रकार से, यहाँ पर हमने बीम बना दिया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब डायग्राम भाई देख लेना, सीधा टेढ़ा जैसे होगा सही बनाना अपना। ठीक है, यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से मेन रेनफोर्समेंट डालेंगे, और फिर यहीं पर हम जो है इस प्रकार से एंकर बार भी डाल देंगे। ठीक है, एंकर बार भी डाल देंगे, और इन दोनों को ला करके अंत में क्या करना है, छल्ले से चाहे दोनों को एक साथ बांध देना है। फिर इनके बीच में हम स्टीरप्स प्रोवाइड करेंगे, इनके बीच में हम स्टीरप्स प्रोवाइड करेंगे, ये कुछ ऐसे। ठीक है, कर्टलमेंट आप जाकर के देखिएगा, क्योंकि बड़ा लेक्चर है उसको यहाँ पर हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, इतनी दूर पे हम क्या करेंगे, बार को काट देते हैं। ठीक है, एक्स यहाँ पर जो आपका हो रहा है वो आपका हो रहा है एक्स बार। क्लियर हुआ से बता भाई। ठीक है, इतना ही आपको करके छोड़ देना है, यहाँ पर ब्रिक उरिक दिखा देना है। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रिक उरिक दिखा देना है इस प्रकार से। ठीक है, अब इनको हमारे ख्याल से ले जा करके यहाँ पर ऐसे बांध देना है। अच्छा, जरूरी नहीं है, ये बार इसके नीचे भी जा सकता है, तब यहाँ पर बांधिएगा। ठीक है, तो हमारा बन गया है। अब यहीं पर हम इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। अब हम जो है कल देखेंगे आपका डबली रेनफोर्स बीम। डबली रेनफोर्स बीम देखने के बाद उसके बाद फिर हम आपका फ्लैंज बीम स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ? थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.